गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से। बांग्लादेश में बीते साल हुए नाटकीय सियासी बदलाव के बाद सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मा सबसे प्रमुख व्यक्ति बनकर उभरे थे। उनके इशारे पर ही शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस को अंतिम सरकार की कमान सौंपी गई। हालांकि कुछ महीनों के बाद ही बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार जमा और देश की सरकार के मुखिया यूनुस के बीच तनातनी की खबरें आने लगी। अब स्थिति बद से बदतर हो गई है और यूनुस किसी तरह जमा को रास्ते से हटाने की जुगत में है। यहाँ तक कि उनकी गिरफ्तारी कर फांसी भी दी जा सकती है। ये सब दावे बांग्लादेश के ही एक पत्रकार ने किए हैं। इंडिया डेली लाइव पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने दावा किया है कि मोहम्मद यूनुस पूरी तरह पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं। ये आर्मी चीफ वकार जमा को पसंद नहीं आ रहा है और दोनों के रिश्तों में तनाव की वजह बन रहा है। उन्होंने कहा कि यूनुस ने लाल मोनीहाट में चीन को एयरबेस बनाने का बुलाया है। इससे पहले ढाका की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को पाकिस्तान को सौंपने की कोशिश यूनुस कर चुके हैं। आर्मी चीफ जमा ने दखल देकर उस डील को रोका। चौधरी ने आगे कहा कि यूनुस लगातार सेना प्रमुख जमा के करीबियों पर शिकंजा कस रहे हैं ताकि उनको कमज़ोर कर सके। यूनुस ने कई सीनियर अफसरों को हाउस अरेस्ट करा दिया है और उन पर मुकदमे किए गए हैं। इस सबके बीच मोहम्मद यूनुस ने खलीलुर रहमान को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बना दिया है। ये आर्मी चीफ वकार जमा के खिलाफ साफ तौर पर साजिश का हिस्सा है। मैं कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में जमा को बर्खास्त कर दिया जाएगा। यूनुस की मंशा जमा को गिरफ्तार कर जेल भेजने और मुकदमा चलाकर उनको फांसी देने की है। इसकी बड़ी साजिश चल रही है। शोएब चौधरी ने इस दौरान कहा कि बंगाली कभी भी पाकिस्तान को पसंद नहीं करता है। बंगाली तो पाकिस्तानी फ़ौज और सरकार को अपने दुश्मन की तरह देखता है। यूनुस बंगाली है ही नहीं, इसलिए ये पाकिस्तान की गोद में बैठ रहे हैं। यूनुस को यह समझ लेना चाहिए कि अगर किसी बाहरी ताकत के इशारे पर उन्हें बांग्लादेश की आर्मी और जनता के खिलाफ लड़ाई छेड़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दूसरे देश दे रहे हैं दखल। चौधरी ने कहा कि यूनुस को सत्ता तक पहुंचाने के पीछे पाकिस्तान और अमेरिका है। इन बाहरी ताकतों का मकसद बांग्लादेश को स्थिर करना है। ये पूरी साजिश बांग्लादेश को लूटने के लिए रची जा रही है। इन काम आसान हो गया है क्योंकि शेख हसीना की पार्टी फिलहाल अंडरग्राउंड है। इसके बावजूद यूनुस के दिल में शेख हसीना का ही डर है कि वो लौटी तो जनता सड़कों पर उतरकर उनका स्वागत करेगी। चौधरी ने कहा कि शेख हसीना ने हमेशा भारत से अच्छा रिश्ता रखा, उनको इसका फ़ायदा भी हुआ। बांग्लादेश की तरक्की की रफ्तार भी तेज हुई। दूसरे पाकिस्तान से हाथ मिलाने वाले नेता देश को बर्बादी की तरफ लेकर गए हैं। आज की सरकार यही कर रही है, लेकिन आम बंगाली की दोस्ती भारतीयों से कभी टूट नहीं सकती। आइए हम बात करें मेटा के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की। मेटा के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग पर उनकी ही कंपनी के एक पूर्व कार्यकारी अधिकारी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेटा ने चीन में अपनी व्यावसायिक उपस्थिति के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया। मार्क जुकरबर्ग अमेरिकियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं जबकि चीन से उनकी मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि मेटा के अधिकारियों ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को अमेरिकियों समेत तमाम यूजर्स के डाटा तक पहुंच प्रदान करने की अनुमति दी है। अपराध और आतंकवाद निरोध पर सीनेट न्यायपालिका उपसमिति के सीनेटर जोस हॉले के नेतृत्व में की गई सुनवाई के दौरान सराह व्यान विलियम्स ने मार्क जुकरबर्ग पर कई आरोप लगाए हैं। मीडिया रिपोर्ट में सीबीएस न्यूज़ के हवाले से कहा गया है कि सुनवाई के दौरान सारा व्यान विलियम्स ने बयान दिया कि मैंने मेटा के अधिकारियों को कई बार अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमज़ोर करते और अमेरिकी मूल्यों के साथ विश्वासघात करते देखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेटा ने चीन की सरकार के लिए कस्टम सेंसरशिप टूल बनाए। इससे कंटेंट मॉडरेशन पर व्यापक नियंत्रण हुआ। व्यान विलियम्स ने कहा कि मेटा ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के आलोचकों को चुप कराने के लिए बीजिंग के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मेटा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लामा का इस्तेमाल चीनी एआई कंपनी डीप सीक की मदद के लिए किया गया था। सीनेटर ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि मेटा ने व्यान विलियम्स को गवाही देने से रोकने की कोशिश की। ऐसा क्या है जो फेसबुक गवाह को बताने से रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि मार्क जुकरबर्ग ने सबसे बड़ी चाल चली। उन्हें खुद पर अमेरिकी झंडा लपेट लिया और खुद को देशभक्त बताया। जुकरबर्ग कहते हैं कि वे चीन में अपनी सेवाएं नहीं देते, जबकि उन्हें पिछले एक दशक में वहां $18 बिलियन का कारोबार खड़ा किया है। मेटा ने व्यान विलियम्स की गवाही का खंडन किया है। मेटा ने कहा कि उनकी गवाही वास्तविकता से अलग है, उनके दावे झूठे हैं। कंपनी के प्रवक्ता रियान डेनियल्स ने कहा कि मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कई बार चीन में अपनी सेवाएं देने में कंपनी की रुचि के बारे में सार्वजनिक रूप से कहा है। हम आज भी चीन में अपनी सेवाएं संचालित नहीं करते हैं। ये बात करें इजरायली सेना की। इजरायली सेना वायुसेना के उन आरक्षित सैनिकों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है जिन्होंने गाजा युद्ध की आलोचना करने वाले एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस पत्र में युद्ध को राजनीतिक फायदे के लिए लड़ने और बंधकों को वापस न लाने का आरोप लगाया था। वायुसेना के आरक्षित सैनिकों को निकालने के बारे में शुक्रवार को एक सेना अधिकारी ने जानकारी दी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक सेना अधिकारी ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात आरक्षी सैनिकों सहित किसी भी व्यक्ति या निकाय के लिए लड़ाई में भाग लेने के साथ साथ अपनी सैन्य स्थिति का फायदा उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने इसे कमांडर और अधीनस्थों के बीच विश्वास का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि सेना ने यह तय किया है कि ऐसे कोई भी आरक्षित सैनिक जो युद्ध की निंदा करने वाले पद पर हस्ताक्षर कर चुके हैं वे अब सेवा में नहीं रह पाएंगे। हालांकि सेना ने यह नहीं बताया कि पद पर हस्ताक्षर करने वाले कितने लोग थे। पद पर हस्ताक्षर करने वालों में लगभग 1000 वायुसेना के आरक्षित सैनिक और सेवानिवृत्त लोग शामिल हैं। इस पत्र को बृहस्पतिवार को इस्राइली मीडिया में प्रकाशित किया गया। पत्र में लड़ाई को समाप्त कर बंधकों की तत्काल वापसी की मांग की गई। हालांकि पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सैनिकों ने यह नहीं कहा कि वह सेवा जारी रखना बंद कर देंगे, लेकिन पत्र पर हस्ताक्षर करने की घटना यह दर्शाती है कि अब 18 महीने से जारी संघर्ष के खिलाफ बोलने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। यह पत्र ऐसे समय आया है जब इसराइल ने गाजा में अपने आक्रमण तेज कर दिए हैं। इसराइल हमास पर बंधकों को रिहा करने के दबाव बना रहा है। इसराइल ने गाजा में भोजन, ईंधन और मानवीय सहायता रोक दी है। आपूर्ति कम होने के कारण नागरिकों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसराइल ने फिलिस्तीन क्षेत्र के बड़े हिस्से पर कब्जा करने और एक नया सुरक्षा गलियारा स्थापित करने का संकल्प लिया है। बता दें कि हमास के पास अभी भी 59 लोग बंधक हैं, जिनमें से आधे से अधिक की मौत हो चुकी है। गाजा युद्ध की निंदा करने वाले पद पर सैनिकों ने इजरायली वायुसेना के सेवानिवृत्त पायलट गाई पोरोन के नेतृत्व में हस्ताक्षर किए। पोरोन के अनुसार बंधकों और सैनिकों के साथ ही कई और फिलिस्तीनियों की जान जोखिम में डालना इजरायली नीति निर्माताओं की ओर से पूरी तरह से अतार्किक और गैर जिम्मेदाराना है। उन्हें इस बात की जानकारी होने से इनकार कर दिया कि पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले किसी व्यक्ति की नौकरी से निकाला गया है या नहीं। हालांकि उन्होंने बताया कि जब से पत्र प्रकाशित हुआ है तब तो इस पर दर्जनों और लोगों ने हस्ताक्षर किए। ये बात करें हम रूस की। रूस और तजाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा के पास एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। इस संयुक्त युद्धाभ्यास में हजारों सैनिकों के साथ अत्याधुनिक हथियार, मिलिट्री ड्रोन, टैंक, तोपखाने और अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हुए हैं। इस कदम का मकसद तालिबान से उत्पन्न खतरों का मुकाबला करना और सुरक्षा तैयारियों को परखना था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि यह अभ्यास 7 अप्रैल से ताजिकिस्तान के एक प्रशिक्षण मैदान में चल रहा है। इसमें ओरलोन 10 ड्रोन, टैंक, तोपें और Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर जैसे उन्नत सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। इस ड्रिल का मुख्य उद्देश्य था भीड़ इलाकों में सैनिकों की ऑपरेशनल तैयारियों को मजबूत करना और आतंकवादी खतरों का सफाया करना। अभ्यास में नकली दुश्मन के ठिकानों को पता लगाकर तोपखाने से सटीक हमले किए गए। हालांकि रूस और तालिबान के बीच औपचारिक राजनयिक और आर्थिक संबंध हैं, फिर भी रूस और ताजिकिस्तान सीमाओं पर चरमपंथी गतिविधियों और हथियारों की तस्करी के खतरे को लेकर सतर्क है। दोनों देश सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO के सदस्य हैं। इसी के तहत हाल के वर्षों में तजाकिस्तान में कई बार सैन्य अभ्यास किए गए ताकि उग्रवाद के फैलाव को रोका जा सके। मार्च 2025 में मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ताजिक राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन के बीच बैठक हुई थी। इस दौरान पुतिन ने मध्य एशिया में सुरक्षा बनाए रखने के लिए रूस की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि रूस अफगानिस्तान से आने वाले खतरों को अनदेखा नहीं कर सकता और क्षेत्रीय सहयोग रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.